नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की, जहां पर सुरक्षा का तीसरा डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज का अभियान शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा एलिजिबल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या तीसरा डोज तीसरी लहर से बचाएगा। जब तक लापरवाही बरतना बंद नहीं करेंगे तब तक दूसरे, तीसरे और चौथे डोज से फर्क नहीं पड़ेगा। इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सुरक्षा का तीसरा डोज यानी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 10 जनवरी से तीसरे डोज का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एमपी में प्रिकॉशन यानी तीसरा डोज लगाने का काम जारी है। एमपी में 5,41,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को तीसरा डोज लगना है, जबकि 5,70,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरा डोज लगेगा। वहीं 60 प्लस के 71,62,000 से ज्यादा लोगों को तीसरा डोज लगना है। फिलहाल 31 जनवरी तक की स्थिति में 60 प्लस के 4,38,000 लोगों को ही तीसरा डोज लग पाएगा। भोपाल में 43,987 हेल्थ वर्कर्स, 51,607 फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरा डोज लगेगा, जबकि भोपाल में 60 प्लस के 2,08,414 लोगों को तीसरा डोज लगना है। सागर में 12,695 हेल्थ केयर वर्कर्स, 15,400 फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरा डोज लगना है। सागर में 60 प्लस के 2,15,900 लोगों को तीसरा डोज लगना है। वहीं जबलपुर में 24,727 हेल्थ वर्कर्स, जबकि 19,452 फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरा डोज लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 10.5 करोड़ से ज्यादा पहले और दूसरे डोज लगाए जा चुके हैं। बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस बीच डॉक्टर्स का भी बड़ी संख्या में संक्रमित होना चिंता का सबब बन रहा है। दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। यहां तक कि डॉक्टर्स भी इससे बच नहीं पा रहे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अब आम लोगों को किस हद तक सजग और सतर्क हो जाने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, सुरक्षा का ये जो तीसरा टीका है कितना कारगर साबित हो पाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राहुल अग्रवाल हमारे साथ ईएनटी सर्जन हैं, मौजूद रहेंगे और उनसे चर्चा भी हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर डॉक्टर साहब। बेटा, ये सब इतना दर्द तो दुनिया में एक बच्चे में भी होता है। तो देखिए, शुरुआत हम इसी बात के साथ करेंगे कि आज जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन पर रहकर वो काम करते हैं। ऐसे में तीसरी डोज कितनी कारगर साबित होगी, क्या हम समझे इस चीज को लेकर। लेकिन लापरवाही अगर फिर भी जारी रहती है तो तीसरी डोज का भी हम कह नहीं सकते कि वो आपको बचाएगा इस महामारी से। देखिए, तीसरी डोज तो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, बिकॉज जैसा गवर्नमेंट के और जैसा अभी तक डेटा आया है, बूस्टर डोज के बाद आपकी एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ रही हैं। तो जो आपका प्रोटेक्शन लेवल है मेंटेन करने के लिए थर्ड डोज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली आप ये समझे कि अभी जो तीसरी वेव आई है इसमें 2 चीजें आ रही हैं। इसमें ओमिक्रॉन भी आ रहा है और डेल्टा भी आ रहा है। डेल्टा तो कोविड-19 का है ही है। जो ओमिक्रॉन का जीन मैपिंग अभी तक की जा गई है उससे लग रहा है कि ये वो कोविड का वेरिएंट नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ डिविएंट इन द सेंस वो एक नया ही वायरस है। और जो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, जैसे इस बार भी आप देखें एडमिशंस बहुत कम है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है, पॉजिटिव बहुत जल्दी हो रहे हैं, लेकिन एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। जरूरत नहीं पड़ रही है पेशेंट्स को। थ्रोट पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है और 2-3 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। तो 90-95% में वो इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। वो मोस्टली ओमिक्रॉन के हैं। तो वैक्सीनेशन से जो हमें चाहिए ओमिक्रॉन के लिए उतनी नहीं चाहिए वैक्सीनेशन, जितना ये वैक्सीनेशन जो साथ में डेल्टा के पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए चाहिए।
साथ ही डॉक्टर साहब, जैसे कि ये तीसरी डोज जो लगाई जानी है, जाहिर तौर पर वही डोज लगाई जाएगी। अगर कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन ही दी जाएगी, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा और किन किन चीज़ों का ध्यान जो है रखा जाएगा इस वैक्सीन को देने से पहले, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी 60+ में जो लोग पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी? हाँ, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाएंगी, बिकॉज इनिशियल में उन्होंने जो हेल्थ केयर वर्कर्स अबव 60+ प्रीवियस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उनको लेके स्टार्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो एक हेल्थ बर्डन उन पर ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम डेल्टा की भी बात करें, जिनको पहले से डायबिटीज है, चेस्ट प्रॉब्लम है, जिनको पहले से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसमें उनका एडमिशन रेट बढ़ जाता है, उनमें मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो उनको अगर लग जाता है तो उनका एडमिशन कम हो जाएंगे, इसलिए पहले उनको लगाया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ईएनटी सर्जन भी हैं, तो ईयर, नोज और थ्रोट से जुड़ी जो बीमारियां रहती हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से समझते हैं। तो क्या इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा, यानी कि आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा? तो क्या इस तरह की चीज भी इस वेरिएंट में है? कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये बिल्कुल सही है। जो अभी तक देखा गया है ओमिक्रॉन, इसीलिए ये कहा जाता है कि ओमिक्रॉन की जो जीन स्टडी भी हुई है, ये उसका कोविड का वेरिएंट शायद नहीं है। इसको हम डेविएंट, जितना ज्यादा इसमें म्यूटेशन है, वेरिएशन ना मान के इट्स मोर ऑफ अ डेविएंट, इट्स मोर ऑफ अ कि ये नया ही वायरस है। ये बेसिकली नाक पे भी इन्फेक्ट नहीं हो रहा है, गले में ही इन्फेक्शन हो रहा है इसका। तो जो कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है, अगर हम नाक से कर रहे हैं तो हो सकता है नेगेटिव आए, अगर वही चीज आप थ्रोट से करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। थ्रोट से करने के तरीके में भी चेंज हुआ है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप ने एक नया टेस्ट निकाला है, ओमिश्योर, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है इजिली, बट वो स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन के लिए है। इसके पेशेंट्स भी जो आ रहे हैं उसमें बेसिकली आपको शुरू के 1-2 दिन में तेज बुखार आके फिर वो बुखार ठीक हो जाता है, गले में दर्द रहेगा, हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी एक हो सकता है, और नॉर्मली 3 से 4 दिन में ये सब ठीक हो जाता है। इसमें आपको कोई मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सिवाय अगर फीवर है तो पैरासिटामोल, एसिडिटी है तो एंटासिड, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बेसिकली जरूरत पड़ रही है। बाकी कोई और मेजर मेडिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है मोस्टली में। स्पेसिफिकली जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, उनमें मोस्टली में किसी में कुछ और करने की जरूरत पड़ नहीं रही। जी, हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं भोपाल से। दीप्ति, भोपाल में आज कैसी है तैयारी और किस तरीके से चल रहा है तीसरे डोज को लेकर वैक्सीनेशन, यानी कि जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स को भी दी जा रही है, 60+ जो लोग हैं जिन्हें कई बीमारियां हैं, उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है तीसरी डोज को लेकर? देखिए 60+ के लोगों को भी आज डोज दिया जा रहा है। साथ ही जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, या कह सकते हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। इसके लिए भोपाल के काटजू अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है। काटजू अस्पताल में जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने अपना प्रिकॉशनरी डोज लेने के साथ जो है इसकी शुरुआत करी है, और उसके बाद जो है 60+ के लोग भी वहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि ये था कि पहले भी लोग तेज़ी से वैक्सीनेशन करा रहे थे, क्योंकि बहुत ही शुरुआती दौर में जब वैक्सीन आई थी पिछले 1 साल पहले की बात, जो फरवरी में शुरू हुई थी, उससे पहले की बात है कि उस समय लोगों को जरूर थोड़ी सी इस बात की चिंता थी कि आखिर वैक्सीन है तो इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब जो है सभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, और सबको ये लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना कुछ महीनों बाद वापस लौट कर आ रहा है, क्योंकि खत्म तो ये बिल्कुल ही नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे पहली वेव, दूसरी वेव और उसके बाद अब तीसरी वेव जो है वो तो बहुत ही जल्दी आ गई। आमतौर पर जो है इंडिया में कोई वेव आती है तो वो मार्च से थोड़ा केसेस बढ़ने शुरू होते हैं और अप्रैल और मई में अपने पीक पर होती है, लेकिन थर्ड वेव जो है बहुत जल्दी है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत घातक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव जिस तेज़ी से आई है तो लोग वैक्सीनेशन ज़्यादा करा रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जो स्थितियां पहले थी कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं, वो नहीं है। और सभी को ये बात समझ में आई है कम से कम कि जो कोरोना है वो पूरी तरह से न गया है न वो कभी जाएगा। हो सकता है कि कभी उसका जो है अटैक बहुत तेज हो और कभी कम हो, और पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर रहा है। तो यही वजह है कि लोग कम से कम वैक्सीनेशन तो प्रॉपर ही ले रहे हैं, और वैक्सीन लेने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अगर बच्चों को भी देखें तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन डोज जो है 20 तक रखा गया था, लेकिन अब
15 जनवरी तक उसे पूरे करने की बात कही जा रही है। पिछली 3 तारीख से जो है, पिछले मंडे से बच्चों के लिए 15 से 18 साल के उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब जो है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और जो 60 प्लस के लोग हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर तो लोग अवेयर हैं, बल्कि पहले ये था कि अवेयरनेस भी लोगों के बीच में देना था, उनको कॉन्फिडेंस भी देना था, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रही हैं। अब लोग खुद आते हैं और खुद वैक्सीनेट हो रहे हैं। 60 प्लस के लोग भी आ रहे हैं और कोरोना बिल्कुल, यानी कि अब जागरूक पहले से ज्यादा है लोग और खुद जो है इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहले हालांकि थोड़े बहुत भ्रम लोगों में थे। ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? आज तीसरा डोज लगाया जा रहा है, आज सुरक्षा का तीसरा कवच हम कह लें या फिर प्रिकॉशन डोज कह लें, वो दी जा रही है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए तीसरा डोज की तो तैयारी है। इसके साथ साथ 2 और डोज चल रहे हैं। जो लोग वैक्सीन से छूट गए थे उनको भी टीका लगाए जा रहे हैं और खासकर 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण नियमित चल ही रहा है। पहला लक्ष्य तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। जो छूट गए हैं उन्हें किसी भी तरह वैक्सीनेट किया जाए और उसके साथ साथ जो इंतजाम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज रफ्तार से ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते स्वास्थ्य सुविधाएं और क्या बेहतर बनाई जा सकती हैं। अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो समय रहते उसको पूरा कर लिया जाए। उसके लिए आज तमाम आला अधिकारी अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी कई निजी और सरकारी अस्पतालों में आज उनका भ्रमण करने का कार्यक्रम है। 2-3 अस्पतालों में तो वो औचक निरीक्षण करके भी आए। वहां उन्होंने तमाम व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों ही देखी है। उसको लेकर शासन को आदेश भी दिए हैं। तो अब जो तैयारी जिस तरह की नजर आ रही है उससे ये लग रहा है कि शायद आने वाले 2-4-6 दिन में जो कमी पेशी है उसे पूरे करने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है वो अभी तो ज्यादातर लोग अपने होम क्वारंटाइन या जो शासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां ही भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो फिर अस्पतालों की तरफ रुख होगा संक्रमित मरीजों का। तो ऐसे में इंतजाम और सुविधाएं पर्याप्त हैं कि नहीं, उसकी ओर पूरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और प्रभारी मंत्री ये सभी लगे हुए हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही है, हर जिला लेवल पर यही कोशिश की जा रही है। छिंदवाड़ा से महेश टांडक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, छिंदवाड़ा क्योंकि बॉर्डर पर ये लगता है और इलाका और महाराष्ट्र के साथ बिल्कुल बॉर्डर पर है और महाराष्ट्र में मामले इस वक्त सबसे ज्यादा आ रहे हैं देश भर में, तो वाकई ये एक चिंता का विषय है। छिंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कुछ किया जा रहा है और तीसरे डोज को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा का जो जिला है वो लगातार महाराष्ट्र की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और चूंकि महाराष्ट्र की बॉर्डर से जुड़े होने की वजह से लगातार पिछली दूसरी लहर का भी जो प्रवेश हुआ था वो महाराष्ट्र की बॉर्डर से हुआ था। उसी तरह से अभी तीसरी लहर जो आने की संभावना जो लगातार देखी जा रही है और लगातार आ रही है और जिस तरह से तीसरी लहर को देखा जा रहा है उसकी संभावना भी महाराष्ट्र से प्रकट की गई है। लगातार जो है महाराष्ट्र से जो केसेस आए थे अब लगभग 44 केसेस यहाँ पर छिंदवाड़ा में हो गए हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है और चूंकि व्यवस्थाओं के नाम पर हम जहां तक बात करें तो प्रशासन ने फर्स्ट डोज जो है वो 99% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। द्वितीय डोज जो है वो 97% हो चुका है, परंतु डोजों का भी जो लगातार जो डोज लग रहे हैं प्रथम और द्वितीय डोज उसको लेकर के भी लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस तो है ही और उसकी वजह से भी लोग संक्रमित कम हो रहे हैं। अब जहां तक बूस्टर डोज की बात है तो आज से ये बूस्टर डोज छिंदवाड़ा में लग रहा है। प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई है। 4 सेंटर यहाँ पर लगे हुए हैं। इन 4 सेंटर में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर और उसके बाद जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रशासन ने 200 बेड की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है और 6 हॉस्पिटल प्राइवेट जो हैं वो कोविड के चलते उन्होंने ऑक्युपाई किए हुए हैं और इन सब की व्यवस्थाओं के बीच लगातार जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जिले के हर गांव में लगातार वो पहुंच रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और यदि कोई भी संक्रमित होता है तो तत्काल इलाज के लिए उसको भर्ती करें। वहीं होम आइसोलेट की व्यवस्था यहाँ पर लोग अपने स्वयं करे हुए हैं। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं बनाई है। ज्यादा संक्रमित होने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती की पर्याप्त व्यवस्था है। 3 ऑक्सीजन प्लांट
छिंदवाड़ा में यहाँ लगाए गए हैं, बिल्कुल, तो जो ये वाली लगातार जो कहीं ना व्यवस्थाएं हैं वो तो की ही कोरोना जा की रही है इस तीसरी महेश। लहर से बिल्कुल लड़ने के तमाम लिए व्यवस्थाओं को सक्षम। दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि वैसी स्थिति दोबारा न बने जो दूसरी लहर में बनी थी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, यहाँ निशाने पर कई डॉक्टर आ चुके हैं कोरोना के, और पिछले 3 दिनों में भोपाल में करीबन 30 डॉक्टर जो है कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो भले ही व्यवस्थाएं कर ली जाए, भले ही तीसरा डोज जो है दिया जा रहा हो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें, लेकिन अगर आने वाले वक्त में डॉक्टरों की कमी उत्पन्न हो जाती है तो स्थिति कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वक्त बताएगा कि बिकॉज देखिए अपना जो हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, हम ओवर पॉपुलेटेड है दूसरे कंट्रीज से अगर देखा जाए। हमारे पास जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो उतनी तो जगह ही नहीं है कि आप जो हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बात करें। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर हमें मेंटेन यही रखना है कि हमारी पीक इतनी ज्यादा ना है कि हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन हो जाए। हम केसेस तो आएंगे, सब इन्फेक्ट होंगे, ये मान के चलिए पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होगी। ये कह पाना कि पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं होगी, वो तो कोई दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर पाई। पॉपुलेशन अपनी ज्यादा है तो हम ये सोच के चले कि कम से कम उसका स्प्रेड, इन्फेक्टिविटी, एडमिशन इतने ज्यादा ना हो कि जैसे अपना सेकेंड वेव में हुआ कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, वो स्थिति डेवलप ना हो। क्योंकि वो एक लिमिट से ज्यादा, कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, आप एक लिमिट से ज्यादा बेड्स बना के मेंटेन नहीं कर सकते हो सिर्फ एक वेव के लिए। ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास वो ट्रेन स्टाफ नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग दोगे कहां पे? तो वो तो हर एक पब्लिक का, हर एक का अपना दायित्व है कि हम अपने आप को बचा के रखें ताकि हमारी फैमिली बची रहे। बिल्कुल, खुद का भी आप वैक्सीन ले, मास्क पहने। अब तो जो रिसेंट गाइडलाइंस आई है, इवन हॉस्पिटल्स में जो पीपी किट है उसकी भी डाउटफुल आ रहा है कि वो भी कुछ यूज में है कि नहीं। डॉक्टर साहब, एक और चीज, एक सुझाव हम आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है हेल्थ सिस्टम में अभी क्या चीज ठीक किए जाने की जरूरत है? क्योंकि प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है और भी तमाम कोशिशें हैं कि बेड्स की कोई कमी ना आए, ऑक्सीजन प्लांट लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है इस वक्त? देखिए, शॉर्ट टर्म हम कुछ भी अगर करने की सोचें तो वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में जैसे हर बार किया गया है, टेंट्स बना लिए गए हैं, मेक शिफ्ट स्टेडियम्स में आपने हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, वो एक शॉर्ट टर्म मेथड है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो हमारे करंट सिस्टम है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आज की डेट में मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं ट्रेंड, वहीं पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, वहीं पे हम डॉक्टर्स बढ़ाएं, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाएं, वो ज्यादा है। देखिए, आप ये समझिए, अगर हमने 3 जगह नए हॉस्पिटल्स बना दिए जो सिर्फ कोविड में काम कर रहे हैं और बाकी 6 महीने वहां पे पेशेंट नहीं है, तो वहां का स्टाफ भी ट्रेन नहीं है वो। तो आपको जो करंट सिस्टम जहां पेशेंट्स है वहीं पे ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। आप 10 जगह और बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजेबल्स, उनका इस कोविड में मेंटेनेंस में दिक्कत ज्यादा आती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फंक्शनिंग है, जो बहुत अच्छे से इक्विप हो चुके हैं, हम उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से सही चीज है जो गवर्नमेंट कर रही है कि उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, उसी में पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए जा रहे हैं, उसी में डॉक्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो ही तरीका है और कोई तरीका है नहीं उसमें। बिल्कुल, तो ये भी एक वजह है कि हमें मतलब इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दीप्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। दीप्ति, भोपाल में अभी हम बात करें, हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रांग नजर आता है? हालांकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तो किया जा रहा है, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है उसकी हम बात करें, उसे लेकर कितना स्ट्रांग है अभी भोपाल? देखिए, जो सेकेंड वेव थी वो जिस तरीके से आई थी और जितनी परेशानियां लोगों को उस समय हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ रिसोर्सेज को लेकर हुई थी, उसकी तुलना में तो अब काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर लिया गया है। उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, अब ऑक्सीजन प्लांट खुद तैयार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 200 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट हैं। हेल्थ वर्कर्स भी पहले की तुलना में अब काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं अपने आप में, जिस तरीके के हालात उन्होंने देखे। तो स्थितियाँ तो पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इसके बाद भी सीनम ये जो कोविड है, इसे लेके 2-3 सिचुएशन बड़ी क्लियर
है कि अभी तक तो ये माना जा रहा है कि 90% पेशेंट जो भोपाल के हैं वो अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर ये वेव और ख़तरनाक होती है तो अब ये निर्भर करता है कि कितने लोगों पर किस तरह से अटैक करती है, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी, फर्स्ट वेव में तो काफ़ी तैयारियां की गई थी और फर्स्ट वेव जितनी निकल गई उस हिसाब से सेकेंड वेव और ज़्यादा कठिन थी, लोगों के लिए भी, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी, सभी के लिए। तो इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी लोगों को नाकाफ़ी पड़ी। तो अब ये निर्भर करता है कि ये जो थर्ड वेव अब शुरू होने वाली है इसकी क्या स्थितियां होंगी। क्या ये इसी तरह लोगों को माइल्ड इफेक्ट करके होम आइसोलेशन में ठीक करके निकल जाएगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक अगर ये वेव बिगड़ेगी, ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उसी वक्त उस समय ये स्थितियाँ समझ में आएंगी कि आखिर ये जो जितने रिसोर्सेज तैयार करे गए हैं थर्ड वेव के लिए वो उतने काफ़ी हैं या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ ये जो नेचर है वायरस का, ये नहीं समझ में आता है कि पर्सन टू पर्सन कितना डिफर करता है और किसको कितनी तेज़ी से कितना इफेक्ट करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी क्रिटिकल टाइप की कंडीशन है, या इसमें प्रिडिक्शन कर पाना बहुत कठिन होगा कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उतने सब काम आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि पिछले जो सेकेंड वेव थी उस स्थिति में तो अस्पतालों के बाहर भी लोग होते थे, ऑक्सीजन की भी कमी होती थी। पहले से बेहतर करने की कोशिश बिल्कुल है, सरकार ने करी भी है, सरकार दावा भी कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब तक चीज़ें पूरी तौर पे सामने ना आ जाएं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जितने रिसोर्सेज जुटाए गए हैं वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि हो सकता है कि लोग इसी तरह होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा के लिए काम आएंगे। जी, आने वाले वक्त में जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार ही पता चलेगा कि कितना हमारा मेडिकल जो स्टाफ है वो इनफ है या फिर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ग्वालियर की बात करें, पिछले एक हफ्ते में विनोद 10 डॉक्टर जो है संक्रमित हो चुके हैं। आने वाले वक्त में मेडिकल स्टाफ की कमी ना आए इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है अभी अगर हम बात करें ग्वालियर में जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, जिन सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती होनी थी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन पहले ही सीएमएचओ ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है, जो इस ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही जनवरी में वो भर्ती हो जानी है। चूंकि वैसे तो प्रक्रिया लंबी चौड़ी होती है, लेकिन सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के जरिए उनकी नियुक्ति होगी, यानी सीधे आए, साक्षात्कार दें और अगर वो योग्य हैं तो उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में भर्ती होनी थी वो तो है ही, इसके अलावा निजी अस्पतालों से भी कह दिया गया है कि अगर उनका स्टाफ कहीं छुट्टी पर हो तो उसको भी बुला लीजिए और जिसको ट्रेनिंग की जरूरत है उसको ट्रेनिंग करवा दीजिए, ताकि सभी अपने अपने अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधर जाए और अगर जरूरत पड़े तो इनकी सेवाएं ली जा सके। ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में स्थिति जो है ज्यादा ना बिगड़ने पाए, इसलिए हेल्थ सिस्टम को पहले से स्ट्रांग किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में महेश क्या स्थिति है? तीसरी डोज तो आज दी जा रही है कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, लेकिन आने वाले वक्त में स्टाफ की कमी ना हो इसके लिए क्या तैयारी है? बिल्कुल ये बात सही है कि आज तीसरा डोज जो है बूस्टर डोज ये यहाँ पर लगाया जा रहा है और लगभग 96,000 लोगों को ये बूस्टर डोज का पहला लक्ष्य रखा गया है। आज फ्रंट लाइन वर्कर को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और 60 वर्ष से ऊपर के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको आज यह बूस्टर डोज लग रहा है। प्रशासन ने इसके लिए पूरे पर्याप्त व्यवस्थाएं की है, क्योंकि छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भी जो है वो काफी बड़े स्तर पर बना हुआ है, वहां पर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं बना दी गई है और साथ ही जिला अस्पताल जो है वहां पर भी इन सब बूस्टर डोज को देने की व्यवस्था लगातार बनी हुई है। प्रशासन लगातार अपने स्तर से, चूंकि जो दूसरी लहर का खामियाना लोगों ने भुगता है वो अब लोगों को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर लगातार प्रशासन अपनी बातों को लेकर के और लोगों से अपील भी कर रहा है। जगह जगह मास्क के लगाए जाने के लिए, जगह जगह रोको टोको अभियान के तहत और लगातार जिस तरह से प्रयास प्रशासन के कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को भी अब आगे आकर के प्रशासन का मदद करना चाहिए और लोगों को इस तीसरी लहर से बचने के लिए अपने आप को बचाना चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए और समाज को बचाना चाहिए। यही प्रयास यदि लगातार होता रहेगा तो
निश्चित रूप से तीसरी लहर को हम आने से रोक सकेंगे। लोग कम प्रभावित होंगे, परंतु जो लोग भी प्रभावित होते हैं वो लोग तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें, अस्पतालों में जाकर के चेक कराएं। RT-PCR की व्यवस्था यहाँ छिंदवाड़ा में तत्काल होती है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। लोग होम आइसोलेट रहे और जब रिपोर्ट आने के बाद में अपने आप को सुरक्षित रखें और बाहर निकलें। वहीं लगातार जिस तरह से प्रशासन रोडों पर उतरा हुआ है और रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है, वो भी इस लहर को रोकने के लिए कारगर सिद्ध होता महसूस हो रहा है। 200 बेड की व्यवस्था लोगों को बार बार टोकना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब भी जो लापरवाही बरतते हैं, जो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में हम कह सकते हैं पहले के मुकाबले थोड़ी सी सतर्कता जरूर आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, राहुल जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि आप एक जो संदेश, जो एक एडवाइस आप एक डॉक्टर होने के नाते देना चाहें, क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट भी आप हैं, तो अगर इस वक्त वायरल भी बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना ना भी हो लेकिन वायरल बहुत चल रहा है, घर पर ही रहकर किस तरीके से हम बच सकते हैं इन तमाम चीज़ों से, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बेस्ट तो ये है कि आप जो कोविड बिहेवियर फॉलो करें, बाहर निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट करें अगर नहीं तो। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। दूसरा, डाइट के लिए मैं कहूंगा कि अपना घर का होम कुक फूड ले, जंक अवॉइड करें और अननेसेसरी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या काढ़ा वगैरह बाजार का, इन चीजों पे अननेसेसरी ना पैसा वेस्ट करें। इनका कोई प्रूवन एडेड एडवांटेज नहीं है, ये सब व्हाट्सएप की डॉक्टरी है। इनके नुकसान ज्यादा आए हैं, पिछले 2 वेव में पता चला है, जिससे किडनी डैमेजेस, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, इनकी बीमारियां बढ़ी हैं इनसे। तो अननेसेसरी कोई चीजें ना ले, घर का ही जो भी आपको लेना है, च्यवनप्राश, आपका बादाम वगैरह वो सब लें, पर अदरवाइज बाजार की चीजें पे ना जाएं। हेल्दी डाइट रखें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, ताकि आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहे। अगर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से हैं, डायबिटीज, चेस्ट इन्फेक्शन, तो उसका प्रॉपरली इन लोगों का बहुत ध्यान रखना होता है। अभी ध्यान रखें कि 2 हैं, ओमिक्रॉन एंड डेल्टा। ओमिक्रॉन ये कह पाना आपको कौन सा हुआ है वो जब तक आपकी जीन सीक्वेंसिंग ना हो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपका बुखार 2 या 3 दिन से ज्यादा है तो घर पे उसके ट्राई ना करें, तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि थोड़ा वक्त ज्यादा हो रहा है तो आपको जरूर जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सभी का। और तीसरी डोज आज से दी जा रही है और वैक्सीनेशन लगातार जारी है, आप भी एहतियात बरतें, हम आपसे यही अपील करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।